लेकिन एक और चीज में आज एक्सपोज हुए हैं ये बड़ी खबर, जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि आज डीजीएमओ ने भी बता दिया पाकिस्तान ने अमेरिका को फोन किया था। भारत के अटैक के बाद ये फोन किया गया, उसके बाद अमेरिका ने भारत को फोन किया और भारत ने अमेरिका से कहा पाकिस्तान फोन करे। उसके बाद पाक के डीजीएमओ ने फोन किया। ये एक और सबसे बड़ा फैक्ट सामने आ चुका है। ये जो आप बता रही हैं मेरे पास उसकी डिटेलिंग है, अगर हमें अलाउ करे पीसीआर तो मैं जल्दी से बता दूं कि कैसे पाकिस्तान ने जो भारत को यहां पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, भारत ने न केवल उसका जवाब दिया बल्कि मेरे पास जो इस वक्त ये डॉक्यूमेंट है इसमें साफ लिखा हुआ है कि देन यूएस सेक्रेटरी, जब भारत ने एक बहुत बुरा जवाब दिया पाकिस्तान को और उनकी कमर तोड़ के रख दी, देन यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो कॉल्ड अगेन। मार्को रूबियो ने फिर से फोन किया और ही हैड स्पोकन विद पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। जनरल आसिम मुनीर से बात की उन्होंने। ही सेड दैट ही वाज रेडी टू टॉक टू स्टॉप मिलिट्री एक्शन, यानी मार्को रूबियो ने कहा कि आसिम मुनीर अब अपने कार्रवाइयों को पाकिस्तान की सेना के जो ड्रोन से उनको रोकने को तैयार था। इंडिया वाज एंड इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ एश्योरेंस फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। इंडिया ने साफ क्लियर कर दिया था मार्को रूबियो को कि इंडिया किसी भी थर्ड पार्टी के एश्योरेंस को नहीं चाहता, इंडिया किसी भी थर्ड पार्टी के एश्योरेंस को स्वीकार नहीं करेगा। वी मेंटेन दैट डीजीएमओ हैज टू कम ऑनलाइन एंड स्पीक एंड से दिस, नॉट द अमेरिकंस, नॉट द एनएसए, नो बैक चैनल, वी वांटेड टू हियर फ्रॉम द डीजीएमओ। यानी इंडिया ने साफ कह दिया कि ना तो हमें अमेरिका से इसमें कोई कोई यहां पर चाहिए हस्तक्षेप, ना हमें एनएसएस की बात सुननी है, ना हमें कोई बैक चैनल बात करनी है और ना ही हमें किसी और से बात करनी है। हमें बात करनी है तो केवल डीजीएमओ आए हमसे बात करें और उसके बाद बढ़ाती हूं गौरव, एक चीज पूरी कर दूं, उसके बाद डीजीएमओ आए, हॉटलाइन पर आए और उन्होंने भारत के डीजीएमओ ने, पाकिस्तान के डीजीएमओ आए और उन्हें भारत के डीजीएमओ को हॉटलाइन पर रिक्वेस्ट किया कि इसको रोकिए। अब ये एक और बड़ी बात, और हो सके तो इसको जरा जूम इन करिएगा क्योंकि यहां मैं पढ़कर बताना चाहती हूं, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया कि कैसे मई 2025, 10 मई 2025, इवन एज वी वर गेटिंग इनटू हडल ऑफ वॉर गेम, द इवेंट्स ऑफ द प्रीवियस नाइट, आई रिसीव्ड अ मैसेज ऑन हॉटलाइन from my counterpart in Pakistan seeking my willingness to communicate। प्लीज एक बार हो सके तो इसको जूम इन करिए और ये दिखाइए किस तरीके से जो बात गौरव कह रहे हैं उसी को लेते हुए आज का ये बयान, जिसमें ये साफ हो गया गौरव कि किस तरीके से एक गलत और मनगढ़ंत कहानी के तहत बड़ी बात यहां पर कही गई, जिसमें पाकिस्तान एक बार फिर से एक्सपोज हो गया। क्योंकि ये देखिए इसमें ये साफ तौर पर लिखा है, I received a message on hotline from my counterpart in Pakistan seeking my willingness to communicate. Since our initial aim was to strike at terror camps and all our actions in the subsequent days were in response into the intrusions and violations by the Pak army, it was declined that I would indeed speak with the Pak DGMO। जो बात गौरव आपने कही वही ये बात मेंशन हो गई कि हम बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ और डीजीएमओ से ही करेंगे। बिल्कुल, और डीजीएमओ ने कॉल किया, ये भारत के डीजीएमओ ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको कंफर्म भी किया। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर, पाकिस्तान के फाइटर्स को हमने गिराया, ये आज सेना ने बताया है और ये बहुत अहम खबर है। पाकिस्तान के कितने जेट गिराए ये हमें पता है, ये भी कहा सेना ने, लेकिन उन्होंने कहा कि हम ये काउंट करने नहीं जा रहे, ये चीज सामने आ जाएगी। पाकिस्तान के फाइटर्स को हमने गिराया, कितने जेट गिराए ये भी हमें पता है, कितने फाइटर जेट गिराया हम ये नहीं बताएंगे, ये आने वाले दिनों में आपको खुद पता चल जाएगा। पसरूर एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया, ये भी उन्होंने कहा। चुनियान एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया, ये भी उन्होंने कहा। और इसके अलावा आरिफ वाला एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह किया गया। सरगोधा एयरबेस का रनवे भी तबाह किया गया। रहीम यार खान का एयरफील्ड का एक बड़ा हिस्सा भी तबाह किया गया। तो आप समझिए सेना ने आज जो बताया है उसके बाद हमारे मन में कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि कितने बुरी तरह हिट किया पाकिस्तान को हमारी इंफॉर्मेशन। गौरव आप शेयर कर रहे हैं, उसी आधार पर सिंह सर आपसे ये सवाल कर रही हूं, हाई वैल्यू टारगेट्स यानी एयरबेस कमांड सिस्टम हो या मिलिट्री बेस रडार सिस्टम हो, पूरी तरीके से भारत अपना लक्ष्य हासिल करने में कामयाब रहा। और ऑपरेशन की बिफोर एंड आफ्टर की ये तस्वीरें जरा देखिए और इस बारे में बताइए सर, कितनी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हो जाती हैं सिंह सर? बिल्कुल, ये जितनी एयरफील्ड, उनके कम्युनिकेशन सेंटर, उनके वॉर रिजर्व डिपोज और इंक्लूडिंग वन ऑफ द न्यूक्लियर साइट, ये ऑलरेडी हमारे प्रिपेयर्ड टारगेट्स हैं जिसको हम सालों से ट्रैक करते हैं। उनकी इंटेलिजेंस बिल्ड होती है, उनके टारगेट फोल्डर्स बनते हैं। तो जब वॉर में सिचुएशन में उनको फाइनल अपडेट ISR से किया था, इंफॉर्मेशन सर्वेलेंस एंड रेकी से, और फिर सैटेलाइट इमेजेस से उसको एग्जैक्ट और प्लस ग्राउंड इंटेलिजेंस से
उसके बाद ये टारगेट सेलेक्ट करके डिस्ट्रॉय किए थे। जो इंडिया ने किया है वो बड़ी ही मेजर्ड रिस्पॉन्स है, और हमने सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को, ताकि उसकी वॉर वेजिंग कैपेबिलिटी को डिस्ट्रॉय किया जा सके। हमने कोई भी ऐसा कदम नहीं लिया जिससे किसी सिविलियन को नुकसान पहुंचे, और ये बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है जो आज डीजी और एयर कमांडर एसपी सिंह साहब, मैं जनरल ब्रजेश कुमार के पास जाऊंगा। जनरल ब्रजेश कुमार, लेकिन जो डीजीएमओ ने सबसे बड़ी बात कही है, उन्होंने कहा है कि हमारा जो टारगेट था वो आतंकवादी कैंप थे, और हमने जो ये रिटेलिएशन किया है, ये पाकिस्तान ने भारत के सैन्य अड्डों को, भारत के सिविलियंस इलाकों को टारगेट किया। उसके बाद हमने उनके रडार सिस्टम को तबाह किया और उस जगह पे मारा जहां पे आतंकी अड्डे थे। ये कितना बड़ा मैसेज है कि वो सेना जो इतने प्रिसिशन के साथ अटैक कर रही है, वो कितनी ज्यादा सेल्फ यहां पर रिस्ट्रेन कर रही है। वरना पाकिस्तान में अगर कोलैटरल डैमेज होता तो कितनी बड़ी तबाही होती, जो पिक्चर्स आई हैं सर वहां से। गौरव, थोड़ा मुझे समय दें तो उसको मैं विस्तार में समझाना चाहूँगा। जी, हम पाकिस्तान के साथ में, या पाकिस्तान हमारे साथ 36 सालों से एसिमेट्रिक वॉरफेयर कर रहा है। इसको हम ग्रे जोन भी ऑपरेशन भी कहते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं उनसे डील करना। लेकिन इस दफ़ा जो घटना हुई क्या कहते हैं पहलगाम में उसका रिस्पॉन्स बहुत ही अलग था। क्या अलग था? आज इसके पहले हम टेररिस्ट कैंप को जाके तोड़ते थे, टेररिस्ट को मारते थे। इस दफ़ा हमने ये प्लान किया कि टेररिस्ट कैंप के अलहदा जो टेररिस्ट को संभालते हैं, जो टेररिस्ट को मंशा देते हैं, उनको रिसोर्सेज देते हैं और टेररिस्ट को पालते हैं, उनको मारेंगे। वो था पाकिस्तान स्टेट और पाकिस्तान आर्मी। वो कैसे किया? दूसरा, इस पूरे वॉरफेयर में जो इस दफ़ा हुई है, हम देखेंगे वॉरफेयर तीन सतह पर लड़ी जाती है। एक टैक्टिकल लेवल पे जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, हमला हुआ, आर्टिलरी शेल हुआ, लोग गए। दूसरा है ऑपरेशन लेवल पे, और तीसरा है स्ट्रेटेजिक लेवल पे। इस दफ़ा स्ट्रेटेजिक लेवल पे बहुत चीज़ें की गई हैं। पहला, जो कि नॉन किनेटिक कहते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी को रोकना, ये वाटर को वेपनाइज करता है, ये स्ट्रेटेजिक रियल में आता है। दूसरा, हवाई हमले से डीप इनसाइड पाकिस्तान टेरिटरी जाना, उनके जो एयर डिफेंस कवर है उसको डिग्रेड करना होता है, ये स्ट्रेटेजिक है। उस जगह पे जाके उनके रडार सेंटर को और बॉम्ब को डालना, ये भी स्ट्रेटेजिक है। और उनके उसकी चर्चा नहीं हुई ओपन सोर्स में, न्यूक्लियर प्लेसेस में जाके फायर करना भी एक स्ट्रेटेजिक टारगेट है, वो हमने किया है। अगर आपको एक एग्जांपल देता हूं, सरगोधा का बेस है, वहां जो एयरफील्ड है वहां F-16 है। वहां से 40 किलोमीटर दूर पे पाकिस्तान का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और 12 किलोमीटर दूर पे उनका किनारा हिल्स में उनके पूरे बारूद रहते हैं, वहां न्यूक्लियर चीजें भी रहती हैं। और जनरल ब्रजेश कुमार, आप नूर खान देखिए, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से सुरभि केवल 10 किलोमीटर दूर पर रावलपिंडी के चकलाला में ये एयर मोबिलिटी कमांड का हेडक्वार्टर है। सारे वीवीआईपी जो मूवमेंट होते हैं वो यहां से होते हैं। पाकिस्तान की रणनीति सैन्य तंत्र की धड़कन माना जाता है। ड्रोन और मिसाइल हमलों का संचालन यहां से होता है। समझिए, वहां पर अगर आप मार रहे हैं, उनके न्यूक्लियर कमांड सेंटर के हाई वैल्यू टारगेट्स, इसीलिए मैंने ये बात करते हुए सवाल किया था, क्योंकि जिस तरीके से ये ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है, कई बड़े खुलासे इसमें हो चुके हैं। और जो स्ट्रैटेजी की बात यहां पर सर कर रहे हैं, स्ट्रैटेजिक लोकेशंस की बात कर रहे हैं, उस आधार पर यह पहली बड़ी खबर देखिए गौरव, क्योंकि भारतीय हमले में पाकिस्तान का ही 20% एयरफोर्स सिस्टम तबाह हो चुका है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आज रात पाकिस्तान ने अगर गोली बरसाई तो भारत गोले बरसाएगा। और 20% एयरपोर्ट सिस्टम जब हम कह रहे हैं तो उसमें उन एयर बेसेस को आप काउंट कीजिए जो पाकिस्तान के बहुत स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट एयर बेसेस हैं, जिनको भारत ने तबाह किया है। और कई सारे उनके फाइटर जेट्स गिराए हैं जिनका नंबर अभी आना बाकी है। लेकिन बहावलपुर में जहां अमेरिका भी नहीं पहुंच पाया, वहां भारत ने अटैक किया। पाकिस्तान की एक एक इंच जमीन भारत की पहुंच में है, यह मैसेज दिया। और पाकिस्तान का एयर डिफेंस भारत के अटैक के सामने पूरी तरह नाकाम साबित हुआ, यह भी साबित कर दिया। जनरल कुमार, इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं सर? ये हम बताना चाह रहे थे कि जब ये आपने हरकत की, न्यूक्लियर के जो वेपन्स हो, सामग्री होती है, जमीन के काफी अंदर छिपी रहती है। उसको एरियल अटैक से मारना उतना आसान नहीं होता। लेकिन इसका जब अंदेशा आपने दिखाया तो क्या हुआ? अमेरिकन को भनक लग गई। क्यों लग गई? पाकिस्तानी वहां से ये सामग्री उठा कहीं और लेके जाना चाह रहे थे। ये सब देखते रहते हैं। तो जब अमेरिकन को भनक लगी, हमें भी भनक लगी, तो हमने इसको और तेज किया। फिर क्या हुआ?
अमेरिकन घबराए और पुश किया कि भाई ये तो कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो पाकिस्तान की जो बात थी डीजीएमओ की, हमारे डीजीएमओ के साथ जो पहल हुई है, इस घबराहट में हुई है कि हमको लगा देख करके कि हिंदुस्तान उनके ऊपर हावी हो रहा है बहुत तगड़े तरीके से। तो ये सीज फायर भी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग विनिंग पोजीशन पे थे, क्यों सीज फायर किया? वैसा नहीं है, हमने सीज फायर इस वजह से किया, उनको घबरा करके, उनको दिखा करके कि तुमको जब जहां हमको मौका मिलेगा, जहां हम चाहेंगे वहां मारेंगे। आपकी बात से ही ये साफ हो गया जो बात कही गई है कि पाकिस्तान की एक एक इंच जमीन भारत की पहुंच में है। इंफॉर्मेशन वॉल पर अब कुछ तस्वीरें दिखाती हूं, एक बार फिर से आइए सिंह सर और ब्रिजेश सर, क्योंकि इन तस्वीरों के आधार पर आज ये साफ हो गया कि किस तरीके से चुन चुन कर प्रिसीजन के साथ ये टारगेट हुए। सर, ये बिफोर एंड आफ्टर की कुछ तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि इसमें ये लोकेशंस जितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। उसमें रडार सिस्टम तबाह हुए, उसमें वो आतंकियों के अड्डे तबाह हुए, यहां तक कि एयर स्ट्रिप्स जो हैं, आपने बताया कि ये स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। ऐसे में सबसे पहले बहावलपुर की तस्वीर गौरव सामने इसलिए क्योंकि बहावलपुर में देखिए बिफोर अटैक 0.2, 0.3 नहीं, और बहावलपुर सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि सबसे अंदर घुस के मारा। बहावलपुर में भारत ने जब 7 तारीख को स्ट्राइक की, लश्कर तैयबा जैश ए मोहम्मद का ये एक यहां पर मेन टेरर कैंप जहां पर मसूद अजहर भी आता जाता रहता है, उस बारे में जहां उसका छोटा भाई मारा गया ये जानकारी आई, लेकिन कंफर्म होना बाकी है, जो कि हमारी सेना ने कहा। लेकिन वो बिफोर और ये आफ्टर, ये देखिए, ये तस्वीर देखिए। गौरव, भावलपुर को क्यों अटैक किया गया आपको बताता हूँ। सी, भावलपुर जो है एक आर्मी पाकिस्तान का, एक पाकिस्तान आर्मी साउथ रिजर्व है, वो एक स्ट्राइक कोर की तरह। उसकी पूरी मूवमेंट, एंटायर आर्मी साउथ की मूवमेंट भावलपुर से है। यस, वो बहुत बड़ा मिलिट्री स्टेशन है और बहुत बड़ा जैसे होते हैं एंड ट्रेनिंग स्टेशन। नंबर ऑफ ट्रेन वहां से निकलेंगी, उसको टारगेट करने से कि अगर आर्मी उनकी मूव करना है, जो उनका रिजर्व है, उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया जाए। ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक। लेकिन ये तो टेरर कैंप था ना एयर कमांडर एसपी सिंह, जहां पे हमने टारगेट किया, हमने उनके मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट नहीं किया। बात कर रहा हूं, जो हमने पहले टारगेट किया, जो टेररिस्ट कैंप है, आप ये प्लीज जानिए, जो टेररिस्ट कैंप है उस मिलिट्री इंटोनमेंट के अंदर एम्बेडेड है। दैट्स अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट। इट इज नॉट सेपरेटेड, उसी के अंदर एम्बेडेड है। अच्छा, अभी देखिए मुरीद पे आ गया। बिल्कुल, मुरीद के भी एक और टेरर कैंप जिसको 7 तारीख के स्ट्राइक में टारगेट किया गया। 0.3, 0.4 देखिए आप पहले का और बाद का दिखाइए। एक और चीज ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि यहां टेररिस्ट कैंप में हवा से सतह पर मार करने वाली 4 टारगेटेड मिसाइल से हमले को अंजाम दिया गया। सर, ये 0.3 और 0.4 जिस तरीके से इस वक्त हाईलाइट होता हुआ पहले की तस्वीर में आपको नजर आ रहा है। गौरव, ये देखिए दूसरी तस्वीर, क्योंकि इन्हें किस तरीके से न्यूट्रलाइज किया गया ये बात की तस्वीर से भी साफ नजर आ रहा है। थोड़ी सी धुंधली है क्योंकि स्ट्राइक के बाद वहां पर बारूद उठा, धुआं उठा, उसके बाद थोड़ी सी डस्ट आई, जिस वजह से आपको उतनी क्लियर नहीं दिख रही है। लेकिन आप उसको ध्यान से देखेंगे तो ये वही तस्वीर है जिसको यहां पे हिट किया उस एस्टैब्लिशमेंट को। और ये कितना बड़ा यहाँ पे, ये देखिए गड्ढा हुआ है इस इमारत में, आप देखिए कितना बड़ा यहाँ पे छेद हो गया है। ये आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि देखिए साउथ एशिया में हम लोग खास करके मंदिरों को, मस्जिदों को इधर टारगेट नहीं करते। ओके, लेकिन ये जो एलईटी के जो नेता थे या लश्कर तैयबा के थे, भवालपुर में हो, सियालकोट में हो, मुरीदकोट में हो, वो सब मस्जिदों के अंदर थे। तो हमने मस्जिदों को मारा है वहां पे, मस्जिद समझ के नहीं, क्योंकि उनका गढ़ था। तो वहीं जो आप सर, ये वही पैटर्न है जैसे गाजा में हमास वहां पर यूज करता है, वहां पर हॉस्पिटल, जैसे वो आइडेंटिकल कैंप्स को, शेल्टर कैंप्स को। बिल्कुल। अब ये भुलारी में देखिए, भुलारी में पहले और बाद की तस्वीर। पहले देखिए एक ये टेरर कैंप जिसको हमने यहाँ पर टारगेट किया, और बाद में देखिए कितना बड़ा छेद हो गया कि ये इमारत धुआं हो गई। ये भी एक तरीके का शेल्टर ही नजर आ रहा है सर यहाँ भुलारी में भी, ब्रजेश सर देखिए, क्योंकि जी ये तो देखिए हम लोग बहुत ही सक्षम रहे हैं। हमारी जब हवाई जो सेना है उसकी बॉम्बिंग प्रिसिशन रही है, और खास करके जब आपने एनिमी के एयर डिफेंस को हटा दिया है, उतने डीप में मारना क्षमता हमारी रही है।